हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से हम लोग इतिहास के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, देखिएगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े? आपके ऑप्शन है 1 युद्ध, 2 युद्ध, 3 और 4। आपको बताना है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे। तो इसका सही आंसर है 3। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़े थे। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं हुआ था? हमारे ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है रूस और चौथा ऑप्शन है जर्मनी। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर है जर्मनी। जर्मनी वैसा राष्ट्र था जो वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है रूस ने, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस ने, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन ने और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया ने। इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना की शुरुआत योजना की प्रस्तुति रूस ने की थी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन जो थे वो जर्मनी में कौन से संघ की स्थापना किए थे? हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसलेशन संघ, दूसरा ऑप्शन है राइन संघ और तीसरा ऑप्शन है सिसेलपाइन संघ और चौथा ऑप्शन है हमारे पास इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। तो इसका आंसर आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ये होता राइन संघ। तो नेपोलियन ने राइन संघ की स्थापना जर्मनी में की थी। आगे देखते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन हमारा, किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? यूनान की स्थापना किस संधि के द्वारा हुई थी? आपको संधि का नाम बताना है। पहला संधि है वियना की संधि के द्वारा, दूसरा है कस्तूनिया की संधि के द्वारा और तीसरा ऑप्शन है प्राग की संधि और आपके पास चौथा संधि है एड्रियानोपुल की संधि। तो यहाँ पे संधि से भी क्वेश्चन आते हैं, यूनान का, जर्मनी का और रूस का। तो ध्यान रखेंगे ये हमारा यूनान का है। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर है एड्रियानोपुल की संधि। एड्रियानोपुल की संधि में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस का सम्राट, तीसरा ऑप्शन है प्रसा का चांसलर और चौथा ऑप्शन है रूस का जार। आपको पता है कि रूस के जो शासक होते हैं उनको जार कहते हैं। क्वेश्चन भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिक जो थे वो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? जब 1830 का क्रांति खत्म हुआ था तो उसके बाद फ्रांस में कैसा शासन स्थापित हुआ? पहला ऑप्शन हमारे पास निरंकुश राजतंत्र, दूसरा ऑप्शन है संघीय शासन व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन है गणराज्य और चौथा ऑप्शन है संवैधानिक राजतंत्र। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में निरंकुश शासन लागू हो गया था। वहां के राजा निरंकुश शासन करने लगे थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती नामक संस्था या फिर लाल सेना का गठन किसने किया? दोनों क्वेश्चन है, लाल सेना या फिर लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? ऑप्शन हमारे पास गैरिबॉल्डी ने, दूसरा ऑप्शन है बिस्मार्क ने, तीसरा ऑप्शन है काउंट काबोर ने और चौथा ऑप्शन है मेजनी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैरिबॉल्डी ने। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन गैरिबॉल्डी ने किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? किस घटना के बाद राष्ट्रवाद की अवधारणा प्रकट हुई? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास पुनर्जागरण को, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति को, तीसरा ऑप्शन है धर्म सुधार आंदोलन को और चौथा ऑप्शन है गौरवपूर्ण क्रांति को।
तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास पुनर्जागरण को, फ्रांस की क्रांति को, धर्म सुधार को और गौरवपूर्ण क्रांति को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण को। पुनर्जागरण के बाद ही राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? दो क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, और दूसरा ये भी क्वेश्चन है कि किस संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो पहला है हमारा सेडाउ का युद्ध, दूसरा ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, तीसरा ऑप्शन है सेडॉन का युद्ध और चौथा ऑप्शन है प्रसा डेनमार्क युद्ध। आपको बताना है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो सही आंसर है सेडॉन का युद्ध। सेडॉन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? वो युद्ध था, यहाँ पे संधि है, किस संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन है डेनमार्क की संधि, दूसरा ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट की संधि, तीसरा ऑप्शन है प्राग की संधि और चौथा ऑप्शन है गैस्टिन की संधि। तो देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस में किस राजा का शासन चल रहा था जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था? ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा ऑप्शन है नेपोलियन तृतीय, तीसरा ऑप्शन है विक्टर इमैनुअल और चौथा ऑप्शन है विलियम प्रथम। तो जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय उस समय का शासन था जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हो रहा था। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर जरूर करें।